तो अभी वीटी ग्राफ में थोड़ा सा काम और है, उसे फिनिश कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, लिखिए द एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, द एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, the area under the VT graph shows the total displacement, shows the total displacement or distance, shows the total displacement or distance traveled by the body, traveled by the body, traveled by the body, traveled by the body। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं मतलब सही मायने में यार वीटी ग्राफ, और काफ़ी सारे वीटी ग्राफ मैंने आपको बता भी दिए हैं, एक दो ग्राफ बच रहे हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट हमारे पास में ये है, ध्यान से देखिए, y एक्सिस पर है वेलोसिटी, x एक्सिस पर है टाइम। दिख रहा है बेटा सभी लोगों को? y एक्सिस पर है वेलोसिटी, x एक्सिस पर है टाइम। हमें ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरीके से, देखो बेटा, ये ग्राफ हमें गिवन दे रखा है कुछ ऐसे, यहाँ है 0, ये है 2 सेकेंड और ये है 4 सेकेंड। ये हम लोगों को दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ग्राफ को देकर आपसे ये पूछा कि बताइए बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना चला है और डिस्टेंस कितनी चली है। बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना चला है और डिस्टेंस कितनी चली है। आपको करना क्या है बेटा, अगर ऐसा ग्राफ आपको दिया जाएगा ना, आपको ग्राफ के अंदर का एरिया फाइंड आउट करना है। ये आपको ग्राफ के अंदर का एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो एरिया होगा ना बेटा, यही तो डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा और यही डिस्टेंस को शो करेगा। एरिया निकालना तो आता होगा यार, एरिया में तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ये देखो कि हमारे पास में ये जो शेप बन रही है, कैसी शेप बन रही है बताइए? ये बन रही है ट्राइंगल शेप, हमारे पास में बन रही है ट्राइंगल शेप। इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा हाफ, ये हो गया बेस 0 से लेकर 2 तक, और ये हो गई हाइट 0 से लेकर 10 तक, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बन गया 10। अब देखिए इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया, ये कैसी शेप बन रही है भाई हमारे पास में? ये बन रहा है हमारा स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है हमारे पास में, ठीक है। ये साइड देखिए कितनी होगी, ये साइड कितनी होगी 4 - 2 2, और ये साइड कितनी होगी, ये होगी 0 से लेकर 10 तक यानी 10। एक साइड हो गई 10, एक साइड हो गई 2। 10 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 20 मीटर। इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, ये निकल गया 10 मीटर। समझ आ रही है बात? तो ट्राइंगल का एरिया है 10 मीटर और ये जो आपके सामने रेक्टेंगल है इसका एरिया है 30 मीटर। तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर कि बॉडी ने जो डिस्टेंस चली है वो भी है 30 मीटर और बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट चला है वो भी है 30 मीटर। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब तक ये एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम रहने वाली है, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम रहने वाली है। एरिया निकाल दो, उतना ही तो डिस्टेंस होगी और उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर ये एरिया फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, एरिया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर आपका डिस्टेंस अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, वो मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं। इस केस में हम इस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए बेटा क्या है हमारे पास में, यहां है वेलोसिटी, यहां है टाइम। देखिए बेटा ये बना मेरे पास में ग्राफ, ठीक है। ये है 0, ये है 20 मीटर पर सेकंड, ये है 2 सेकंड, ये है 4 सेकंड, ये है 6 सेकंड, ये दे रखा है -5 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। ये पूरी वैल्यू हम लोगों को गिवन दे रखी है। चलिए
अब आप एक काम करिए कि ग्राफ के अंदर का एरिया निकालना स्टार्ट करिए। भाई एक तो ग्राफ के अंदर ये वाला एरिया बनेगा, बताओ बच्चों बनेगा या नहीं बनेगा? एक ये वाला एरिया बनेगा ग्राफ के अंदर और एक ये एरिया बनेगा ग्राफ के अंदर। बोलिए बनेगा या नहीं बनेगा? आप जल्दी से तीनों एरिया को फाइंड आउट कर दीजिए। सबसे पहले निकालते हैं ये ट्राइंगल का एरिया। कितना होगा ट्राइंगल का एरिया? हाफ। बेटा बेस कितना हो गया? ये 0 से लेकर 2 तक 2, और हाइट कितनी हो गई है? हाइट हो गई है 0 से लेकर 20 यानी 20। इसका एरिया निकल गया हमारे पास में 20 मीटर, निकल गया 20 मीटर। अब हम निकालते हैं बेटा यहाँ का एरिया। देखो ये है मेरे पास में, यहाँ है मेरे पास में रेक्टेंगल कुछ ऐसे, ये रेक्टेंगल है बेटा। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये साइड कितनी निकल कर आएगी? 2। हाइट कितनी आएगी मेरे पास में? हाइट आएगी 20। 20 इंटू 2 ये हो जाएगा 40 मीटर। उम्मीद है कि बात समझ आ रही होगी। अब फाइनली निकालते हैं ये वाला एरिया। ये एरिया कितना होने वाला है मेरे पास में? ये एरिया कितना होने वाला है? जब ये एरिया आप निकालोगे तो माइनस में मत लेना वैल्यूज को, माइनस में मत लेना वैल्यूज को, ठीक है? ये बताइए ये साइड कितनी होगी बेटा? यहां से यहां तक की साइड कितनी होगी? 6 - 4 2। क्लियर? और ये साइड कितनी होगी? ये वाली ये साइड कितनी होगी यहां से यहां तक की? 0, और ये हो गया 5। माइनस में मत लेना, 5 हो गया। तो बताइए 5 इंटू 2 कितना आ गया? 10। बोलो आया या नहीं आया? अब अगर आपको निकालनी है डिस्टेंस, क्या निकालनी है बेटा? तीनों एरिया को आपस में ऐड कर दो, तीनों के तीनों एरिया को आपस में ऐड कर दो तो आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी। बताइए ये एरिया कितना है आपके पास में? 20। ये एरिया कितना है और ये एरिया कितना है? तीनों को हमने ऐड कर दिया। 20 + 40 + 10, आंसर इज 70 मीटर। एनी प्रॉब्लम? अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट तो जो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसे तो लेना है पॉजिटिव, और जो एरिया फोर्थ क्वाड्रेंट में है उसे लेना है नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट निकालते समय अगर डिस्टेंस निकालनी है तो तीनों को पॉजिटिव लेकर ऐड कर दो, और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इन दोनों को लेना है पॉजिटिव और इसे लेना है नेगेटिव। बताइए डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास में? बताइए बेटा क्या आएगा? 20 + 40 - 10। बोलिए आएगा या नहीं आएगा? 40 और 20 कितना हो गया? 60 - 10 कितना हो गया? तो बेटा ऐसा है, डिस्टेंस तो हो गई है हमारे पास में 70 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया है हमारे पास में 50 मीटर। बोलिए समझ आया नहीं आया? कैसे करोगे आप? सबसे पहले ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो सब आप फाइंड आउट कर दोगे, ठीक है? जब आपको डिस्टेंस निकालनी होगी तो सभी एरियाज को आपस में ऐड करना है, और जब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो जो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसे लेना है पॉजिटिव और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है उसे लेना है नेगेटिव। उम्मीद है कि कर लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों के ऊपर छोड़ देंगे और आप करेंगे इसे ट्राई। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसके ऊपर मिलेंगे बेटा। वाई एक्सिस पर है वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पर है टाइम। देखो बच्चों, ग्राफ मिला हमें कुछ इस तरीके से, ये ग्राफ मिला है हम लोगों को, ठीक है? अच्छा ये देखो आपको क्या दे रखा है? ये है 0, ये दे रखा है 2, ये दे रखा है 4, ये है 6 और ये है 8, और ये पूरा टाइम है सेकंड में। ये आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, और ये आपको दे रखा है -20 मीटर पर सेकंड, ठीक है? -20 मीटर पर सेकंड। आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है और डिस्टेंस कितनी होने वाली है। तो सबसे पहले हम ये वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये पूरा एरिया निकाल देते हैं एक ही बारी में। बताओ कैसी शेप बन रही है जिसमें मैंने ये ब्लू कलर की शेडिंग की है? ट्रेपेजियम बन रही है। क्या होता है फॉर्मूला? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई इनके बीच का गैप, ठीक है? तो भैया इसका ट्रेपेजियम का जो एरिया निकलेगा हमारे पास में वो ये निकलेगा हाफ। बेटा ये साइड कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? ये है 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, और ये साइड कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? ये है 6। बोलिए है या नहीं है? और ये साइड कितनी है? ये बोलिए कितनी है? ये वाली हाइट 0 से लेकर 20, ये हो गया 20, हो गया। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। मतलब पैरेलल है या नहीं है?
सो 2 + 6 कितना हो गया, और मल्टीप्लाई इनके बीच का गैप कितना हो गया बेटा 20। इससे ये कैंसिल आउट, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 80 मीटर। बोलिए समझ आया नहीं आया? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। क्लियर? अब हम लोगों को निकालनी है बेटा इसके अंदर ये कितना होगा ये, ठीक है। बताइए कैसी शेप बन रही है ये, ट्राइंगल है या नहीं है? बिल्कुल ट्राइंगल है। और ट्राइंगल का एरिया निकालना तो और भी आसान है यार, कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। तो क्या होता है ट्राइंगल का एरिया? हाफ बेस। बेटा ये हो गया बेस, बताओ कितना हो गया बेस? 8 - 6, ये बेस हो गया यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया 2, और ये हो गई हाइट। बताइए कितनी हो गई है बच्चों हाइट? हाइट हो गई है 20, माइनस मत लेना, बस इतना ध्यान रखना। आंसर निकल कर आ गया 20 मीटर आ गया। अब चाहिए हमें डिस्टेंस। बताइए कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? अगर डिस्टेंस निकालनी है तो दोनों के एरिया को आपस में ऐड कर देंगे। बताइए ट्रेपेजियम का एरिया कितना है आपके पास में, और वहां का एरिया कितना है? तो ये हो जाएगा 80 + 20 = 100 मीटर। एनी प्रॉब्लम? अब अगर मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, अरे क्या निकालना है? कैसे निकलेगा डिस्प्लेसमेंट? ये तो प्लस लिया जाएगा +80, और ये कितना लिया जाएगा -20। बताइए आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 60 मीटर। 100 मीटर हो गया है डिस्टेंस और 60 मीटर हो गया है डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद है कि परेशानी नहीं होगी, अब आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हमने निपटा दिए हैं 2 ग्राफ। हमने एक्सटी ग्राफ भी आपको पढ़ा दिया है, हमने वीटी ग्राफ भी आपको पढ़ा दिया है। एक्सटी ग्राफ की सारी सिचुएशन मैंने आपको पढ़ा दी थी, वीटी ग्राफ की सारी सिचुएशन मैंने आपको पढ़ा दी है। एक छोटा सा ग्राफ बच रहा है जिसका नाम है एटी ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अभी तो सिर्फ मैंने आपको ग्राफ पढ़ाए हैं, मैं कल से ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, फिर आपको पता चलेगा कि सही मायने में ग्राफिकल प्रॉब्लम आती कैसे हैं, ग्राफ के क्वेश्चन आते कैसे हैं, और कैसे उनसे डील करना होता है, कैसे उन्हें सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब तक तो मैंने सिर्फ सिखाया आप लोगों को ऐसे ऐसे है। अब कल से हम उन सबको इकट्ठा करके क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करेंगे, तब आप सही तरीके से पता लगा पाएंगे कि भाई ग्राफ की प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो वीटी ग्राफ हमारे फिनिश हो गए, इसके साथ में सारे कंसेप्ट फिनिश हो गए। फाइनली जो तीसरे नंबर पर हमारे पास में आता है बेटा, ये है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। इसमें बहुत ज़्यादा ग्राफ नहीं आते हैं, बहुत कम ग्राफ आते हैं इसके अंदर। देखिए थर्ड में हमारे पास में आता है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में जो नंबर 1 ग्राफ है बेटा हमारे पास में वो ये है, इधर है एक्सीलरेशन, इधर है टाइम। ये दिखाता है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कैसा है? बिल्कुल कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। समझ में आ रही बात? ये दिखाता है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। नंबर 2 पॉइंट क्या है हमारे पास में? देखो बेटा नंबर 2 पॉइंट है एरिया अंडर 80 ग्राफ। एरिया अंडर 80 ग्राफ। अब तक तो हम वीटी ग्राफ के अंडर एरिया निकाल रहे थे। बताओ ये एरिया मैं कहाँ निकाल रहा था बेटा? वाई एक्सिस पर कौन है? वेलोसिटी। एक्स एक्सिस पर कौन है? टाइम। जो भी हम एरिया निकाल रहे थे तो वीटी ग्राफ का एरिया निकाल रहे थे। ठीक है, अब क्या है हमारे पास में जरा बता दीजिए। अब है हमारे पास में 80 ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? पॉइंट बना एरिया अंडर 80 ग्राफ शोज मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय बॉडी। मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय बॉडी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे वीटी ग्राफ के जो अंडर का एरिया है वो किस चीज को शो कर रहा था? डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को? कर रहा था या नहीं कर रहा था? बिल्कुल वैसे ही एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया बनेगा, बॉडी ने मैक्सिमम स्पीड कितनी अटेन की है अपनी जर्नी के दौरान, उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। अरे अगर कोई बॉडी चल रही है और उसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, और कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी जितनी उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। अब कितनी मैक्सिमम स्पीड बॉडी ने अपनी अटेन की है? मान लो आप इंस्टीट्यूट से निकलकर अपने घर जाते हो, तो रास्ते में आप अपना बाइक से स्कूटी से जा रहे हो, कहीं ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी स्कूटी की स्पीड मैक्सिमम होगी या नहीं होगी? बस वही वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी अटेन की है बॉडी ने। ठीक है,
तो इसके लिए बेटा आपको एक काम करना पड़ेगा, वाई एक्सिस पर है एक्सिलरेशन, एक्स एक्सिस पर है टाइम, इसके अंडर आपको एरिया निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो ये सिचुएशन आ गई, ये ग्राफ है बेटा आपके पास में, यहाँ दे रखा है 100, यहाँ दे रखा है 4, ठीक है, यह है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यह है सेकेंड। आपको बताना है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी अटेन की है। तो मेरे हिसाब से अगर कंसेप्ट आपको पता है तो सवाल 2 कौड़ी का भी नहीं है, 1 मिनट में सॉल्व कर दोगे आप लोग, ठीक है। निकालिए इसके अंडर का एरिया कितना होगा, बता सकते हो ये एरिया कितना होगा? ये क्या हो गया? बेस, और ये क्या हो गया? हाइट। हाफ बेस कितना हो गया? 4, यहां से यहां तक हो गया 4, और हाइट कितनी हो गई? 100। कैंसिल आउट एंड द आंसर इज 200 मीटर पर सेकेंड। यानी बॉडी ने जो मैक्सिमम स्पीड अटेन की है वो है 200 मीटर पर सेकेंड। बोलिए समझ आया नहीं आया? बस यही 2 पॉइंट है हमारे एटी ग्राफ के अंदर, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो अब हमने एक्सटी ग्राफ की लगभग सारी की सारी कंडीशंस को पढ़ लिया, वीटी ग्राफ की सारी कंडीशंस को हमने पढ़ लिया, एटी ग्राफ में 2 ही कंडीशंस है, वो दोनों की दोनों हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ग्राफिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर बताऊंगा कि भाई मिक्स अप क्वेश्चन आते हैं, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ पर मिक्स प्रॉब्लम आती है, वो मिक्स प्रॉब्लम हम लोग अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। पढ़ लिए ना सभी ग्राफ आप लोगों ने? देखो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि 11th क्लास की फिजिक्स इतनी आसान बिल्कुल नहीं है। आप ये समझ लो कि 12th क्लास की फिजिक्स आसान है, अगर आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स आपको आसान मिल जाएगी, लेकिन 11th क्लास की फिजिक्स बहुत मुश्किल है। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे, अगर रटकर पढ़ोगे एक वर्ड नहीं समझ पाओगे। क्लास में बैठकर तो ऐसा लगेगा कि हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन घर जाकर सब भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा। अगर ढंग के साथ पढ़ना चाहते हो तो चीज़ों को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करो, उन्हें ऐसे समझने, उनका ओरिजिन ढूंढो कि वो चीज़ें निकल कर आई कहाँ से है। समझ में आ रही बात? वो चीज़ें आई कहाँ से हैं। जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी तब तक आपको समस्या ही समस्या रहेगी, ठीक है। तो पहले आप इन्हें नोट करो, कोई समस्या लगती है तो मुझे बताओ, फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हो गया बेटा? हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से फिनिश करो।
ओके, डन। मैक्सिमम स्पीड, और इसके अंदर ना एक और चीज़ लिख लेना बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी। मैक्सिमम स्पीड को तो दिखाता ही दिखाता है, चेंज इन वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, डन। हो गया ना बच्चों? गुड। देखिए आगे भाई, ग्राफ हमने तीनों के तीनों पढ़ लिए और कल से हम करेंगे इनके ऊपर क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपके छोटे मोटे डाउट सब अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अब आप लोग लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर नेक्स्ट हेडिंग, और नेक्स्ट हेडिंग है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। हम डेरिवेशन की बात ना करके पहले कंसेप्ट की बात करेंगे। मतलब कैसे हम पढ़ेंगे, पहले सुन लीजिए आप। हम सबसे पहले इन इक्वेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे, कैसे इन इक्वेशन को अप्लाई करना है वो पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है, जिससे कि आप थोड़े से हैबिचुअल हो जाएं इन चीज़ों को लेकर। सीधा अगर डेरिवेशन पर पहुंच जाएंगे तो आपको समस्या आएगी। तो पहले मैं इक्वेशंस आपको बता रहा हूं और कैसे उन्हें अप्लाई करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो आप ये जान लें बेटा, इक्वेशंस अप्लाई होंगी कब। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होंगी जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, आप सिर्फ उस कंडीशन के अंदर ही इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो वहां इक्वेशन अप्लाई नहीं होंगी। समझ में आ रही बात? इक्वेशंस को अप्लाई करने के लिए जरूरी है एक्सीलरेशन का कांस्टेंट होना। क्लियर हो गई बात? अब देखो आप आगे, मान लीजिए कि ये हमारी जर्नी का इनिशियल पॉइंट है ए, और इस इनिशियल पॉइंट पर जो स्पीड है वो है u। इसे हम नाम देते हैं बेटा इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी। हम इसे इनिशियल स्पीड भी बोलते हैं और इनिशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। कुछ देर के बाद हम यहाँ पहुँच जाते हैं बी पॉइंट पर, और इस बी पॉइंट पर जो स्पीड है बेटा हमारे पास में,
वो है जर्नी की फाइनल स्पीड, या हम इसे नाम देंगे फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास में u, फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास में v। हमने जर्नी को स्टार्ट किया था टाइम बराबर 0 पर, हमने जर्नी को फिनिश किया है टाइम इक्वल टू t पर, कैपिटल T पर हमने जर्नी को फिनिश किया। तो बताइए u क्या है हमारे पास में? u है हमारे पास में इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है हमारे पास में? फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हमने जर्नी को स्टार्ट किया था टाइम बराबर 0 से और फिनिश किया टाइम इक्वल टू t पर, और रास्ते में जो हमारी बॉडी का एक्सीलरेशन रहा है बेटा, वो एक्सीलरेशन रहा है a। रास्ते में जो एक्सीलरेशन रहा है वो a रहा है, और ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। कैसा एक्सीलरेशन है? अब कौन सी कितनी इक्वेशंस हम यहाँ अप्लाई करेंगे? नंबर 1 इक्वेशन है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसकी वैल्यू होती है बेटा ये v इज इक्वल टू u प्लस at। v का मतलब है फाइनल स्पीड, u का मतलब है इनिशियल स्पीड, a का मतलब है एक्सीलरेशन, और t का मतलब है यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा है। बोलिए समझ में आ गई क्या बात? ठीक है। नंबर 2, इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका हम यूज करते हैं बेसिकली डिस्टेंस निकालने के लिए, और यह है हमारे पास में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। बेटा थर्ड इक्वेशन है हमारे पास में ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब बात करते हैं फोर्थ इक्वेशन की। फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास में ये u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। आई थिंक 9th क्लास में आपने 3 इक्वेशन तो पढ़ी होंगी, लेकिन चौथी इक्वेशन आपने नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, आप ये समझ लो कि ये जो इक्वेशन है ना भैया, ये खाली इस चैप्टर तक सीमित नहीं है। चाहे 11th क्लास की फिजिक्स हो, चाहे 12th क्लास की फिजिक्स हो, हर चैप्टर में इनकी आपको जरूरत पड़ेगी। ऐसा कोई चैप्टर है ही नहीं जिसके अंदर मोशन की इक्वेशंस की हम लोगों को जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये अच्छे तरीके से अपने दिमाग में उतार लो कि ये इक्वेशन हमें तब अप्लाई करनी है जब एक्सीलरेशन कैसा रहेगा? क्लियर। नंबर 2, जब तक बॉडी स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ जाएगी तब तक ही आप इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर बॉडी आगे जाकर पीछे लौट कर आ गई तो इक्वेशन आप अप्लाई नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? एक तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन होना चाहिए, तब आप इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे। और आपके पास में है मोशन की 4 इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है, थर्ड इक्वेशन ये है, और फोर्थ इक्वेशन ये है। बोलो समझ आया नहीं आया? क्या v को जानते हो? यहाँ पर v क्या है? फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब है इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब है एक्सीलरेशन, यानी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, और t का मतलब है टाइम, जर्नी में लगने वाला टाइम। हर एप्लीकेशन का, यानी हर एक इक्वेशन का मैं खुद आप लोगों को एप्लीकेशन बताऊंगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। अब इन इक्वेशंस को हम अप्लाई कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से। बेटा रूल नंबर 1 ये है, अगर किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये आता है कि मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब है कि पहले गाड़ी रुकी हुई थी फिर गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया। अगर पहले गाड़ी रुकी हुई थी तो इसका मतलब यह है कि इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों को यहाँ 0 के बराबर लेनी है। बोलिए समझ आया या नहीं आया? अगर किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में आता है मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो आप u को 0 मानकर चलेंगे। एप्लीकेशन नंबर 2 बेटा हमारे पास में क्या आता है, ध्यान से बिल्कुल। अगर कहता है कि भाई व्हीकल या बॉडी कम्स टू रेस्ट, तो इसका मतलब यह है कि फाइनल वेलोसिटी को आपको 0 मानकर चलना है। अगर वो ये कहता है कि पहले बॉडी रुकी हुई थी फिर बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, तो u को 0 मानना है। और अगर वो कहता है कि बॉडी रेस्ट में आ गई, भाई ऐसा है कि किसी भी व्हीकल के ऊपर आप अगर ब्रेक अप्लाई करोगे तो ब्रेक अप्लाई करने से आई थिंक हमेशा वो रेस्ट में आएगी, रुकेगी या नहीं रुकेगी? क्या तो उसकी स्पीड कम होगी या वो बिल्कुल रेस्ट में आ जाएगी? तो इसका मतलब ये है कि v को आपको 0 मानकर चलना है। v को क्या मानकर चलना है? v को आपको 0 मानकर चलना है। अगर आपकी बॉडी रेस्ट में आ जाती है, पहले मोशन में थी बाद में रेस्ट में आ गई, तो v 0 है, और अगर पहले रेस्ट में थी और बाद में मोशन में आ गई तो u 0 है। बोलिए समझ आया नहीं आया? नंबर 3 कंडीशन क्या है? रूल नंबर 3, इनिशियल पॉइंट को, मतलब ये कहीं आपको मिले हुए नहीं मिलेंगे बेटा, पॉइंट ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के। इनिशियल पॉइंट को हमेशा ओरिजिन लेट करना है। क्या लेट करना है? इनिशियल पॉइंट को हमेशा ओरिजिन मानना है, हमेशा ऑलवेज ओरिजिन मानना है। जैसे आप ये कहते हो अगर ये ओरिजिन है तो इधर है +x और इधर है -x, तो ओरिजिन के इस तरफ जितनी भी क्वांटिटी होंगी, ओरिजिन के इस तरफ जितनी भी क्वांटिटी होंगी वो सब पॉजिटिव ली जाएंगी, ओरिजिन के इस तरफ जितनी भी क्वांटिटी होंगी वो सब नेगेटिव ली जाएंगी। ओरिजिन के ऊपर क्या होता है? +y, नीचे क्या होता है? तो ओरिजिन के ऊपर जितनी भी क्वांटिटी होंगी वो सब प्लस में ली जाएंगी और ओरिजिन के नीचे जितनी भी क्वांटिटी होंगी वो सब नेगेटिव ली जाएंगी। यानी इनिशियल पॉइंट को हमेशा आपको ओरिजिन लेट करना है। देखिए रूल नंबर 4 क्या है बेटा हमारे पास में, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये है ग्राउंड लेवल, है ग्राउंड लेवल, समझ में आ रही बात? मैंने यहां से बॉल को ऊपर की तरफ उछाला बेटा और बॉल की स्पीड है u। मैंने यहां से बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ थ्रो किया मैंने, समझ आ रही बात? और बॉल की स्पीड है u। तो जहां से आपने बॉल को फेंका है उस पॉइंट को मान लेना है ओरिजिन। अरे क्या मान लेना है? अब मुझे ये बताओ कि ये जो u है ये अबव द ओरिजिन है या बिलो द ओरिजिन है? तो u हो जाएगा बेटा आपके पास में पॉजिटिव। बोलिए समझ आया नहीं आया? एक्सीलरेशन को हमेशा आपको नेगेटिव लेना है, ऑलवेज। जब भी एयर में मोशन होगा, हवा में मोशन होगा, अब तक मेरे हिसाब से आप ऐसा पढ़ते होंगे, या शायद पढ़ा ना हो आप लोगों ने या पढ़ा हो, आप अभी तक ऐसे पढ़ते होंगे, अगर बॉल नीचे जाएगी तो एक्सीलरेशन हो गया पॉजिटिव और अगर बॉल ऊपर जाएगी तो एक्सीलरेशन हो गया नेगेटिव। नहीं, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। जैसे मैं बता रहा हूँ उस रूल के अकॉर्डिंग आपको चलना है। रूल ये है, चाहे बॉल ऊपर जाए और चाहे बॉल नीचे जाए, हमेशा एक्सीलरेशन आपको नेगेटिव लेना है, ऑलवेज। तभी आप एक अच्छी प्रॉब्लम को बना पाएंगे अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो। एक्सीलरेशन ऑलवेज कैसा लेना है बेटा? एक्सीलरेशन ऑलवेज लेना है आपको नेगेटिव। ओरिजिन के ऊपर जितनी भी क्वांटिटी आएंगी वो सब पॉजिटिव है, ओरिजिन के नीचे जितनी भी क्वांटिटी आएंगी वो सब कैसी है? नेगेटिव है। रूल नंबर 5 आप देखिए क्या है बेटा हमारे पास में। मान लीजिए ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट है h। यहां से मैंने एक बॉल को ड्रॉप करा दिया, ड्रॉप। अगर प्रॉब्लम की लैंग्वेज में आता है कि बॉल को ड्रॉप करा दिया तो इसका मतलब यह है कि u को 0 मानकर चलना है। और अगर प्रॉब्लम की लैंग्वेज में आता है कि बॉल को थ्रो किया, क्या किया, तो फिर u को 0 मानकर नहीं चलना है। ड्रॉप कराने में और थ्रो कराने में फ़र्क होता है। ड्रॉप कराना तो ऐसा हो गया, बिल्डिंग पर गए और वहाँ से इस मार्कर को ऐसे छोड़ दिया हमने, मार्कर को ऐसे छोड़ दिया, ऐसे, ये ड्रॉप हो गया। समझ में आ रही बात? और थ्रो का मतलब हो गया कि बिल्डिंग के ऊपर से खड़े होकर मार्कर को ऐसे नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, ये थ्रो हो गया। तो दोनों कंडीशंस में u की वैल्यू अलग अलग होगी। ड्रॉप कराएंगे तो u कितना होगा? 0, और थ्रो करेंगे तो u 0 नहीं होगा। समझ में आ रही बात? अच्छा बेटा यहां से फेंका है ना, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? बोलो समझ आया नहीं? कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए अभी मुझे। अब मुझे ये बताइए कि ये जो हाइट आपको दिख रही है ये ओरिजिन के नीचे है या ओरिजिन के ऊपर है? कौन बोला? जी देवी जी बताइए। अरे बोलता दो, बता दो भाई, बताओ बताओ बेटा। अच्छा अच्छा, तो तुमने तेजी से बोला मतलब वो कोई बात नहीं। तो बेटा यहां हाइट ली जाएगी नेगेटिव। एनी प्रॉब्लम? अरे यार जोर से जवाब दिया करो। एक्सीलरेशन हमेशा कैसा होता है? हमेशा नेगेटिव लेना है, चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे जाए। जब ये बॉल यहां से आकर ग्राउंड से टकराएगी तो जब टकराएगी तो वेलोसिटी कितनी होगी? जब ये बॉल वहां से छोड़ी जाएगी तो बताओ ग्राउंड से टकराएगी या नहीं टकराएगी? या हवा में उड़कर इधर उधर चली जाएगी? नहीं भाई, टकराएगी जरूर। ठीक है, तो कितनी वेलोसिटी से टकराएगी? मैंने मान लिया v वेलोसिटी से टकराएगी। अब बताओ ये v ओरिजिन के नीचे है या ऊपर है? बोलो। तो v कैसा लिया जाएगा यहां पर? h भी नेगेटिव, a तो नेगेटिव लेना ही है हमेशा, और v भी नेगेटिव। बोलो समझ आया नहीं आया? एक और कंडीशन मैं आपको इसके अंदर बताता हूं,
बिना इसके सवाल करना ना बेटा इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये 9th क्लास नहीं है कि भाई कुछ भी उठाकर पेल दिया इसके अंदर और हो गया काम। ये कंडीशन है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, वहां से बॉल को ऐसे फेंका, ऐसे वर्टिकली अपवर्ड। अब रूल के मुताबिक जो ऊपर जाएगा वो नीचे भी आएगा, ठीक है। इतनी स्पीड से तो हम फेंकेंगे नहीं कि भाई वो स्पेस में चला जाएगा, हल्की फुल्की स्पीड से फेंकेंगे तो वो ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर ऐसे नीचे आएगा। समझ आ रही बात? सबसे पहला काम, जैसे ही आप क्वेश्चन को देखो, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, जिस पॉइंट से फेंका है उसे ओरिजिन मान लो, फट एकदम फटाफट, ठीक है। बताओ ये पॉइंट क्या हो गया आप लोगों का, बोलो हुआ या नहीं हुआ? अब बताइए आप मुझे, यू कैसा हुआ बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव? गुड। तो यू हो गया हमारे पास में पॉजिटिव। एनी प्रॉब्लम? ए हमेशा कैसा होगा? ऑलवेज, ठीक है। मैंने बॉल को यहां से थ्रू किया था बेटा, और बॉल यहां आकर गिरती है। मैंने बॉल को यहां से फेंका था, बॉल यहां आकर गिरी। वो छोड़ दो कि वो किस रास्ते से घूमकर आई है, कैसे आई है, कैसे नहीं आई है, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि यहां से फेंका था और यहां आकर गिरी। ये जो हाइट है, इन दोनों के बीच की ये जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, अरे दिख रही है भाई ये वाली हाइट? ये जो हाइट है ये ओरिजिन के नीचे है या ओरिजिन के ऊपर है? अरे वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो हाइट कैसे ली जाएगी? दो चीज तो नेगेटिव हो गई और एक क्या हो गई? अब बच्चा क्या करता है, वो हमेशा सोचता है कि इक्वेशन है यू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, लगाओ और आंसर मैच नहीं करता, और वो कहता है जी क्वेश्चन गलत है या टीचर ने गलत पढ़ाया हमें, क्योंकि हम तो सही इक्वेशन लगा रहे हैं। लेकिन 11th लेवल पर इसे बोलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन एग्जिस्ट कर जाती है। जैसे आप मिरर में और लेंस में यू नेगेटिव, वी नेगेटिव, एफ पॉजिटिव लेते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर। और तरीका बहुत आसान है, रटने की कोई बात नहीं है। जहाँ से फेंकोगे उसे ओरिजिन मान लो, ओरिजिन के ऊपर सभी चीज़ें क्या ली जाएंगी? पॉजिटिव। ओरिजिन के नीचे, और ए हमेशा कैसा लिया जाएगा? ए हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? मैं आगे की बात आपको बताऊं उससे पहले नोट कर लो अपनी कॉपी में। अरे भाई जल्दी नोट कर ले आयुष, क्या इधर उधर देख रहा है यार? हाँ मिस्टर रहबर, कुछ बात समझ में आई? ओरिजिन कौन से पॉइंट को मानना है? हाँ, जहाँ से ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाएगा या फेंका जाएगा, जो भी किया जाएगा उसे ओरिजिन मानना है। ओरिजिन के ऊपर क्या होंगी सभी चीज़ें? पॉजिटिव, और ओरिजिन के नीचे नेगेटिव, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इक्वेशन लगाने के लिए आप सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या क्या चेक करोगे? कहाँ इक्वेशन आप अप्लाई करोगे? जहाँ कांस्टेंट क्या होगा, समझ रहे हो, और बॉडी कैसी डायरेक्शन में जाएगी? स्ट्रेट लाइन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, वहीं आप इक्वेशन अप्लाई करोगे। समझ आ गई बात? ठीक है, चारों इक्वेशन नोट कर ली। चौथी इक्वेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना कुछ भी, मैं अपने आप बताऊंगा कैसे इसका यूज करना है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, आराम से दिमाग लगाकर क्लास में बैठकर पढ़ते रहो, ठीक है। जब क्वेश्चंस करने के लिए दे जाएंगे सिर्फ तब आपको ट्राई करने हैं। अभी मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ, बस तुम्हारा काम यह है कि उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते रहो ध्यान से, ठीक है। जब मैं सारी चीज़ें आप लोगों को सिखा दूंगा फिर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, और सही मायने में तुम्हें मजा भी यार तभी आएगा प्रैक्टिस करने में। अब अगर मैं कोई शीट आपको दे दूँ 100 क्वेश्चंस की, उसमें बीच बीच में ऐसे कंसेप्ट आते हैं जो आपने पढ़े ही नहीं है, आपका भी मोरल डाउन होगा, ठीक है। नहीं तो पहले हम पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, खूब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जाएंगे करने के लिए, ठीक है। करिए फटाफट नोट डाउन।
हाँ बेटा बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, आगे करूं यहां से? करो जल्दी से नोट डाउन। कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, इस बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है आप लोगों को, ठीक है? हाँ बेटा बोलो, समझ आया? ठीक है, ठीक है, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। बेटा अगला पॉइंट है हमारे पास में, अगर मोशन होता है अंडर ग्रेविटी। जानते हो कि कौन सा मोशन होता है अंडर ग्रेविटी? कौन सा मोशन होता है मोशन अंडर ग्रेविटी? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, यानी आप ये समझ लो कि जब एयर में मोशन होता है, ऐसे ऐसे जो मोशन होता है ऐसे, इसे हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या तो आप किसी चीज़ को नीचे फेंको, छोड़ो, ऊपर फेंको, समझ आ रही बात? ये सब मोशन अंडर ग्रेविटी की कैटेगरी में आता है। मोशन अंडर ग्रेविटी की कैटेगरी में एक्सीलरेशन हमेशा रहेगा -g के इक्वल। और जब तक आप लोगों से कहा ना जाए कि g की वैल्यू 9.8 लेनी है, तब तक आपको g लेकर चलना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये ना आए ना कि g 9.8 लेना है, तब तक आपको g को 10 मानकर चलना है। समझ आ रही बात? ओके, सो एक्सीलरेशन है हमारा -g के बराबर, और g की वैल्यू हम लेकर चलेंगे बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या है हमारे पास में? यह है ग्राउंड लेवल, ठीक है? देखो हुआ क्या, यहाँ से मैंने एक बॉल को थ्रो किया, बॉल ऊपर गई ऐसे, यहाँ जाकर बॉल रुकी, और फिर यहाँ से बॉल आ गई नीचे वापस, ठीक है? यहाँ से बॉल नीचे ऐसे वापस आ गई, ठीक? मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आप ये समझिए कि आप लोगों को बताने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ कि भाई मोशन जो हो रहा है वो एक्चुअल में ऐसे हो रहा है। नहीं तो रियल में मोशन जानते हो कैसे हो रहा है? रियल में मोशन ऐसे हो रहा है, बॉल को ऐसे ऊपर की तरफ फेंका और बॉल इसी रास्ते से लौट के आ गई। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे करके दिखाया है, ठीक है? असल में मोशन ऐसे हो रहा है कि बॉल को ऐसे फेंका यहाँ से ऊपर, बॉल गई ऊपर और वहीं से बिल्कुल उसी रास्ते से नीचे लौट कर आ गई। जब बॉल नीचे से ऊपर जाती है बेटा, जब बॉल नीचे से ऊपर जाती है तो इसे हम नाम देते हैं, नीचे से ऊपर जाने में जो बॉल को जाने में टाइम लगता है, इसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं? समझ में आ रही बात? और जब बॉल ऊपर से नीचे आती है, इसे हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। नीचे से जो ऊपर जाने का टाइम है ये कहलाएगा टाइम ऑफ एसेंट, और ऊपर से जो नीचे आने का टाइम है इसे बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और हमेशा ये आपको बात याद रखनी है कि टाइम ऑफ एसेंट मतलब ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनका आपके सिलेबस, आपके स्कूल एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। मैं इसलिए सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं कि आप क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर पाओ। तो जब अपनी कॉपी में लिखोगे तो इस तरीके से बनाकर लिखना, ये सिर्फ आपके क्वेश्चंस करने के लिए है कि आप लोगों को आसानी हो क्वेश्चंस करने में, ठीक है? टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, यानी जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगता है बॉल को, बिल्कुल उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है, अगर हम एयर के रेजिस्टेंस को 0 मान लें।
हम ये मानकर चले कि जो हवा है, जो एयर है, उसकी वजह से कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है। अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से छोड़ूं तो इस रूम के अंदर जो एयर है वो इस मार्कर को नीचे जाने से रोकेगी। एयर मार्कर को नीचे जाने से रोकेगी, उसे हम बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस बहुत कम सवालों में आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर सवालों में ये कहा जाएगा कि एयर रेजिस्टेंस का कोई फैक्टर नहीं है। समझ में आ रही बात? अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगेगा बिल्कुल उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा, यानी टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होगा। समझ आ रही बच्चों बात? अच्छा, जितनी स्पीड से आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, भाई मान लो कि आपने v स्पीड से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, तो बिल्कुल उतनी ही स्पीड से बॉल जमीन से आकर टकराएगी। समझ में आ रही बात आप लोगों को? जितनी स्पीड से आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है ना, मान लो कि क्वेश्चन आया, आपने एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे ऊपर की तरफ उछाला। समझ आ रही बात? देखो 10 मीटर पर सेकंड से उछाला, जब ये मार्कर दोबारा मेरे हाथ में लौट कर आया या मेरे हाथ से जब दोबारा आकर टकराया, तब इसकी स्पीड कितनी थी? भैया मैंने 10 मीटर पर सेकंड से उछाला था, तो जब ये लौट कर आया है उस समय भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही है। यानी हमेशा याद रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ थ्रो इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। ठीक है, जितनी वेलोसिटी से आपने बॉल को थ्रो किया है बिल्कुल उतनी ही वेलोसिटी से बॉल आपके हाथ से या ग्राउंड लेवल से आकर क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी, यानी टकराएगी। बोलिए समझ आया नहीं आया? आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कुछ है तो वो 3 पॉइंट है। दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। पहला पॉइंट, अगर एयर में मोशन होता है, ऐसे मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, तो एक्सीलरेशन हमेशा माइनस के जी लेना है आपको, हमेशा, कभी पॉजिटिव नहीं लेना। सेकंड पॉइंट आपका क्या है? जहां से आप बॉल को थ्रो करोगे उस पॉइंट को क्या मानना है? ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन के नीचे, और एक्सीलरेशन हमेशा नेगेटिव ऑलवेज। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये है, जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगेगा बिल्कुल उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ थ्रो इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, एनी प्रॉब्लम? पहले नोट कर लीजिए आराम से, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, और इन सारी बातों को कल की क्लास में अच्छे से एक बार रिवाइज करके आइएगा। ठीक है।